फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन ए में दिया है छायावादोत्तर युग से, बी ऑप्शन में दिया है द्विवेदी युग से, ऑप्शन सी में दिया है छायावादी युग से और डी ऑप्शन में दिया है शुक्ल युग से। आप सभी उत्तर करेंगे मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। ये जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक हिंदी में मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के महान कवि रहे हैं। इन्हें जो है द्विवेदी युग का कवि माना जाता है। और मैथिली शरण गुप्त सही अर्थों में देखिए माने तो ये राष्ट्र कवि थे। उनकी रचनाओं में पौराणिक, धार्मिक, राष्ट्र प्रेम, ऐतिहासिक सभी तरह के जो है तत्व मिलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि जो है प्रदान की थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना जो है छायावाद युग की है? काव्य निर्णय, लोकायतन, प्रेम सरोवर या फिर प्रिया प्रवास। चलिए आप लोग उत्तर करेंगे दूसरे प्रश्न के लिए। देखिए, इनमें से छायावाद युग की रचना पूछा है तो देखिए लोकायतन जो है छायावाद युग की रचना है और इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। देखिए, इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। और देखिए लोकायतन जो है एक महाकाव्य है। लोकायतन एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में देखिए पंत जी ने स्वतंत्रता के बाद और पहले के भारतीय जीवन के बारे में जो है बताया है। किसमें? लोकायतन में। जबकि काव्य निर्णय की बात करें तो देखिए काव्य निर्णय जो है यह जो है रेत काल की रचना है। यह जो है भिखारी दास की रचना है। यह रचना जो है भिखारी दास की है। जबकि देखिए प्रेम सरोवर जो है भारतेंदु युग की रचना है और प्रिया प्रवास देखिए द्विवेदी युग की रचना है और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिलहाल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लोकायतन देखिए छायावाद युग की रचना है और इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से किस रचनाकार को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन में माखनलाल चतुर्वेदी दिया है, रामधारी सिंह दिनकर दिया है, सुमित्रानंदन पंत दिया है और डी ऑप्शन में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र दिया है। आप सभी को उत्तर करना है कि इनमें से जो है किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नहीं मिला है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है एक साहित्यिक सम्मान है जो कि सन 1954 में जो है शुरू किया गया। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है हर वर्ष जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। जबकि देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी एक सच्चे देश प्रेमी थे जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ अपनी लेखनी से जोर शोर का प्रचार किया। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखिए समर्पण हो गया, युग चारण हो गया, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जबकि देखिए रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस के कवि के रूप में जाना जाता है और ये देखिए प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। इनकी रचनाओं में देखिए विदेशी शासन के प्रति विद्रोह और क्रांति की भावना होती थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो देखिए कुरुक्षेत्र हो गया, रेणुका हो गया, हुंकार, रसवंती, बापू और रश्मिरथी इनकी महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। जबकि वहीं देखिए सुमित्रानंदन पंत की बात कर लेते हैं थोड़ा तो देखिए छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म कौसानी बागेश्वर में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए जो है 1961 में देखिए इन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए जैसे उच्छ्वास हो गया, ग्रंथ हो गया, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, ये सभी जो है सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपको बताना था किस रचनाकार को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक नहीं मिला है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ये हिंदी लेखन में आधुनिक विचारधारा लाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन ब्रज भाषा में इनका योगदान सराहनीय है। इनका नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। और देखिए भारतेंदु जी की बात करें तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं जो है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। उम्मीद है आपको उत्तर जो है पूरी तरह से स्पष्ट होगा। चलिए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। करुणालय के रचयिता जो है कौन है? चलिए आपको बताना है करुणालय के रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आप लोग उत्तर करेंगे करुणालय के रचनाकार जो है कौन है। देखिए करुणालय के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जयशंकर प्रसाद की बात करें तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, कविताएं तथा निबंध आदि जो है लिखी। खड़ी बोली को हिंदी काव्य की भाषा बनाने में इनका देखिए महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें इनकी जो है प्रमुख रचनाएं देखिए इस प्रकार हैं, जैसे उर्वशी हो गया, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। करुणालय के रचयिता कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जबकि देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी की बात हम पिछले क्वेश्चन पर कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? चलिए आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है, आपसे पूछा है। ऑप्शन में रामचरितमानस दिया है, गीतावली दिया है, श्री कृष्ण गीतावली दिया है और डी में दिया है भक्तमाल। देखिए रामचरितमानस, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली ये सभी रचनाएं हैं तुलसीदास की। जबकि देखिए भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भक्तमाल जो है यह तुलसीदास की रचना नहीं है और यही आपसे पूछा था। देखिए गोस्वामी तुलसीदास की बात करें तो रामाश्रयी शाखा के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस जो है तुलसी द्वारा रचित है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात हम कर लेते हैं, जैसे देखिए रामचरितमानस हो गया, दोहावली हो गया, गीतावली हो गया, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये सभी रचनाएं जो हैं तुलसीदास की हैं। जबकि नाभादास जो है राम भक्त शाखा के देखिए भक्तकालीन कवि थे और इनकी रचना हमने आपको बताया कि यह भक्तमाल है। चलिए 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर चलेंगे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है कौन सा था? आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है कौन सा था। कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या फिर सरस्वती। चलिए इस प्रश्न को पहले भी देखिए कराया जा चुका है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। 30 मई 1826 को, देखिए डेट याद रखेंगे, 30 मई 1826 को देखिए इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ। और देखिए उदंत मार्तंड में देखिए खड़ी बोली का जो है मध्य देशीय भाषा के नाम से जो है उल्लेख किया गया। और आपको देखिए बता दें कि उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को देखिए इसका प्रकाशन वर्ष हमने बताया 30 मई 1826 को हुआ और 30 मई को ही देखिए राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है मनाया जाता है।
30 मई को क्या मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। जबकि देखिए कवि वचन सुधा जो है एक हिंदी समाचार पत्र था जिसका संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। आपसे पूछा था प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो राइट आंसर होगा उदंत मार्तंड। और हरिश्चंद्र मासिक पत्रिका का संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। देखिए यह जो है मासिक पत्रिका थी। जबकि सरस्वती की बात करें तो देखिए सरस्वती पत्रिका का संपादन में देखिए सबसे ज़्यादा योगदान जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। तो देखिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। बी आंसर जो है आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कवि गंग को, या फिर जयशंकर प्रसाद को? देखिए आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए इनके बारे में जो है चर्चा हम पिछले क्वेश्चन पर पहले ही कर चुके हैं। आइए अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन को आप लोग ध्यान से सुना करें। और देखिए हम यह समझ के चल रहे हैं, इसमें से देखिए कई लोग जो है टीजीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे। वैसे ये क्लास जो है सुपर टेट, यूपी टेट और टीजीटी तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। और हम यह समझ के चल रहे हैं कि इसमें से देखिए कुछ छात्र जो है टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा देखिए डीप चल रहे हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए अमीर खुसरो की बात करें तो देखिए अमीर खुसरो मुख्य रूप से जो है फारसी के कवि हैं। फारसी भाषा पर उनका देखिए अप्रतिम अधिकार था। उनकी गणना महाकवि फिरदौसी, शेख सादिक और निजामी फारस के महाकवियों के साथ होती है। जबकि कवि गंग की बात करें तो कवि गंग जो हैं देखिए रीतकालीन काव्य परंपरा के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। और इनका जन्म जो है देखिए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एकनार गांव में हुआ था। इनका मूल नाम देखिए गंगाधर राव था। ये जाति के जो है राव यानी भट्ट तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। कौन? कवि गंग। और ये बड़े स्वाभिमानी थे। जबकि जयशंकर प्रसाद की बात जो है हम पिछले क्वेश्चन पर जो है कर चुके हैं। वैसे देखिए हिंदी काव्य में खड़ी बोली के माधुर्य का विकास हुआ किसके आने से? तो जयशंकर प्रसाद के आने से। और यह आनंदवाद के भी समर्थक थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, और डी में दिया है जयशंकर प्रसाद। चलिए आपके लिए आसान प्रश्न है, उत्तर करेंगे आप सभी प्रश्न संख्या 8 के लिए। चलिए कामायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में जो है लिखा गया? आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में, या फिर आधुनिक काल में? चलिए क्वेश्चन संख्या 9 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। देखिए पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चंद्रबरदाई को जो है प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य माना है। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि देखिए पृथ्वीराज रासो में देखिए 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आपसे एग्जाम में देखिए पूछता है कि पृथ्वीराज रासो में जो है कितने छंदों का जो है प्रयोग किया गया है? तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का? 68 छंदों का। और देखिए पृथ्वीराज रासो जो है अपूर्ण ग्रंथ था, जिसे जो है चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने जो है इसे पूर्ण कराया था।
जबकि देखिए भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चलिए, भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जबकि देखिए रीतिकाल की बात करें तो देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल कहा था। फिलहाल आपसे पूछा था कि पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया, तो यह लिखा गया आदिकाल में। चलिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण जो है किसने किया? चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, आदिकाल को जो है चारण काल के नाम से जो है नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए में दिया है मोहन अवस्थी ने, बी ऑप्शन में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी में दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और डी ऑप्शन में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए, आप लोग उत्तर करेंगे, आदिकाल को जो है चारण काल के नाम से जो है नामकरण किसने किया? मोहन अवस्थी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, आदिकाल को चारण काल नाम से जो है नामकरण किया किसने? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जबकि देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही नाम जो है सर्वमान्य भी है। चलिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जबकि मोहन अवस्थी ने जो है आदिकाल को जो है इन्होंने देखिए आधार काल कहा है। क्या कहा है? आधार काल कहा है। देखिए, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जबकि हमने आपको बताया कि हजारी प्रसाद ने आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया है, और यही नाम जो है सर्वमान्य भी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने देखिए चारण काल नाम दिया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकत हैं। इस काव्य पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है, आपसे पूछा है। ऑप्शन में देखिए अनुप्रास अलंकार दिया है, रूपक अलंकार दिया है, यमक अलंकार दिया है, और डी में दिया है श्लेष अलंकार। देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस पंक्ति में देखिए अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए का वर्ण की जो है आवृत्ति हुई है यहाँ पर। और आप सभी जानते हैं अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए देखिए किसी वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हो, तो वहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ का वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, इसी कारण देखिए इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। यह भी प्रश्न देखिए अलंकार से है। कह रहा है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इस काव्य में जो है कौन सा अलंकार है? चलिए, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें देखिए कौन सा अलंकार है। ऑप्शन में दिया है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, और डी में दिया है अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए, उत्तर करिए आप सभी। देखिए, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार जो है जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर जो वर्णन या प्रशंसा किया जाए, वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए, डी आंसर जो है यहाँ पर राइट होगा। इस पंक्ति में जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सोरठा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं?
देखिए आपसे पूछा है कि सोरठा छंद के सम चरणों में जो है कितनी मात्राएं होती हैं, 12, 16, 13 या फिर 24। देखिए सोरठा छंद के सम चरणों में जो है 13 मात्राएं होती हैं। आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सोरठा जो है दोहे का ठीक विपरीत होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में देखिए 11 मात्राएं होती हैं। कितनी 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में देखिए इसमें जो है 13 मात्राएं होती हैं। तो आपसे पूछा था इसमें देखिए सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे और चौथे चरण में देखिए इसमें जो है 13 मात्राएं होती हैं। जबकि देखिए छंद की परिभाषा की बात करें तो देखिए पहले तो जान लेते हैं छंद शब्द जो है संस्कृत के छिद धातु से बना है और छिद का अर्थ है ढकना यानी आच्छादित करना। भाषा में शब्द और शब्दों में वर्ण एवं स्वर रहते हैं जिन्हें एक निश्चित विधान से जो है सुव्यवस्थित करने पर छंद नाम दिया जाता है। और अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित जो है पद रचना जो है छंद कहलाती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, इस वाक्य में कौन से शब्द शक्ति जो है प्रयुक्त हुई है। चलिए यह प्रश्न जो है शब्द शक्ति से है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जो है ज़रूर पूछता है, भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, इस वाक्य में कौन से शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन में जो है अभिधा दिया है, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर करिए। देखिए भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, इसमें देखिए कौन से शब्द शक्ति जो है इसमें प्रयुक्त हुई है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी शब्द शक्ति इसमें प्रयुक्त हुई है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा। स्वार्थपरक, स्वार्थपरता, कुटिल या फिर स्वार्थी। चलिए अपना मतलब निकालने वाला के लिए जो है उचित शब्द क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वार्थी जो है अपना मतलब निकालने वाले के लिए जो है यह सही शब्द होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्वार्थ परक की बात करें तो देखिए जिसे केवल अपने स्वार्थ या हित की चिंता हो उसे स्वार्थ परक कहते हैं, जबकि अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वार्थी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन डी जो है सही होगा। और देखिए आज का यह अंतिम प्रश्न था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप हमसे जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और देखिए जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी क्लास को जो है ज़रूर शेयर किया करें आप सभी। आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।